जितिन ने चांदनी की बात नहीं मानी और इससे चांदनी काफी खफा थी। दिल्ली छोड़कर जितिन मुंबई चला आया और जितिन के पीछे पीछे चांदनी भी अपनी नौकरी छोड़कर मुंबई आ गई थी। चांदनी ने मुंबई आकर जितिन को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जितिन अपनी बात का पक्का था और जितिन ने विराज का साथ नहीं छोड़ा। उन दोनों के बीच में मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया था कि लगभग दोनों के बीच में बात होना बंद हो गई थी। एक रात जब चांदनी एक बार के अंदर शराब पी रही थी, तब उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जो करीब 30 साल की थी। उस औरत ने चांदनी से कहा कि वो काफी सुंदर है और उसे उसका बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए जो काफी प्रॉफिटेबल है। उस समय तो चांदनी को नए शहर में वो औरत एक करिश्मा की तरह लगी और तुरंत ही चांदनी ने उसके साथ काम करने के लिए हामी भर दी। लेकिन बाद में जाकर चांदनी को पता चला कि वो सो कॉल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस अमीर लोगों की रखैल बनना है, या फिर आप थोड़ी तमीज के साथ भी कह सकते हैं अमीर लोगों की मिस्ट्रेस। अभी 1 घंटे पहले ही चांदनी उस मोटे आदमी के साथ होटल से बाहर निकली थी। एक रात का 20,000 रुपए। चांदनी ने भी कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। क्या हुआ, मेरी बातों को तुमने मजाक समझ रखा है क्या? जब उस मोटे आदमी ने देखा कि चांदनी का रोना अभी भी चालू है और वो उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। तुरंत ही उस आदमी ने लात मारते हुए चांदनी को अपनी कार से बाहर निकाल दिया था। उस मोटे आदमी की लात जोर से तो नहीं थी, लेकिन लात तो लात होती है। जो खाता है उसे ही पता है कि कैसा महसूस होता है। खैर, मोटे आदमी की लात से चांदनी जमीन पर गिर गई थी। भीड़ अभी भी वहीं मौजूद थी। जब लोगों ने इस नजारे को देखा तो वो उस मोटे आदमी और चांदनी की तरफ अपनी उंगली से पॉइंट आउट करने लगे थे। कमीनी, यही तेरा रिवॉर्ड है। तेरा फिगर तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुख की बात ये कि तू बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है। अपने मुंह से इतनी गंदी और भद्दी बात निकालने के बाद उस मोटे आदमी ने अपना बैग खोला और बहुत सारे गुलाबी नोट चांदनी की तरफ उड़ाए। और देखते ही देखते चांदनी के आसपास 2,000 के नोटों का पहाड़ इकट्ठा हो गया था। उसके बाद उसने अपनी कार स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से निकल गया था। 2,000 के इतने सारे नोटों को इस तरह हवा में उड़ता हुआ देखकर भीड़ हक्की बक्की रह गई थी। उसी समय किसी ने चिल्लाते हुए कहा, ये पैसा जिसके हाथ में आएगा वो उसका होगा। जैसे ही एक शख्स के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भीड़ में अफरा तफरी का माहौल था। सभी लोग तेजी से एक एक नोट के लिए चिल्लम चिल्ली करने लगे और अपनी जेबें भरने लगे। कुछ ही मिनटों में जितना भी पैसा उस मोटे आदमी ने उड़ाया था वो सड़क से गायब हो गया था। भीड़ ने अपनी अपनी जेबें भर ली थी और सभी लोग अपने अपने रास्ते भी निकल गए थे। अचानक से सड़क एकदम सुनसान दिखाई दे रही थी, लेकिन चांदनी अभी भी शॉक्ड स्टेट में जमीन पर ही पड़ी हुई थी। इस समय चांदनी को महसूस हो रहा था कि जितिन उसके लिए कितना अच्छा था। अगर अभी जितिन यहाँ होता तो उसे जरूर प्रोटेक्ट करता, है ना? दूसरी तरफ विराज और जानवी खुशबू के घर की तरफ निकल पड़े थे और एक कमर्शियल स्ट्रीट पर पहुंच गए थे। इसे कमर्शियल स्ट्रीट कहना सही रहेगा, क्योंकि एक तरफ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स थे तो दूसरी तरफ बहुत सारी शॉप्स थी। एक तरीके से इसे बाजार कह सकते थे। कुछ देर उसी दिशा में चलने के बाद जानवी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, खुशबू के डैड की बेकरी शॉप वो रही, लगता है अंदर बहुत सारे लोग हैं, चलो चलते हैं। जानवी ने शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। जानवी की बात सुनकर विराज ने अपना सर हिलाया। उस जगह को विराज ने अच्छे से देखा। वहां की शॉप्स ज्यादा बड़ी नहीं थी और ना ही शैबी थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड थी। आसपास मीट और मच्छी की भी शॉप्स थी, इसीलिए वहां से बदबू आना लाजमी था। हालांकि उस एरिया में हर वैरायटी की शॉप्स थी। मेडिसिन, पान वाला, बेकरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल, रेस्टोरेंट्स, मेकअप एंड हेयर सैलून और भी बहुत कुछ। बस एक चीज की कमी थी और वो था हाइजीन। लेकिन उसके बाद भी आम लोग ऐसी जगह पर आराम से रह रहे थे। ऑफ कोर्स विराज को ऐसे माहौल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो यहाँ पर इसलिए आया जिससे वो जानवी की टेंशन दूर कर सके और जानवी की दोस्त खुशबू की मदद कर सके। अगर जाने अनजाने विराज के हाथों से अगर कोई पाप हो भी गया तो विराज मदद करते हुए अपने पाप को धोना चाहता था। 2 मिनट बाद विराज
जानवी के साथ उस बाजार में खुशबू के डैड की बेकरी शॉप के बाहर पहुंच गया था। विराज ने खुशबू के घर को अच्छे से देखा। बाहर शॉप थी और अंदर बस एक कमरा था। शॉप के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, फैटीज बेकरी। उस बेकरी शॉप को देखकर अचानक से विराज को याद आया कि जानवी ने उससे कहा था कि बेकरी शॉप के साथ साथ खुशबू का घर भी जल गया है और अभी इस समय विराज वाकई में दहकती हुई आग को फील कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे आग को लगे हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। विराज ने एक मिडिल एज्ड आदमी और एक औरत को देखा जो धीरे धीरे अपने कमरे से सामान इधर से उधर करने में लगे हुए थे। वो मिडिल एज्ड आदमी थोड़ा मोटा था, छोटे छोटे बाल थे और शक्ल से सिंपल और ऑनेस्ट लग रहा था। उनकी तुलना में जो औरत ठीक उनके पीछे थी वो काफी उत्साही दिख रही थी। शक्ल पर चतुरता भी टपक रही थी। उस औरत ने ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी और उसके बाल बंधे हुए थे। अंकल, आंटी, क्या आप दोनों बिजी हैं? अभी विराज उस आदमी और उस औरत को देखकर अपने मन में उनके लिए धारणा बना ही रहा था कि तभी जानवी ने अपने कदम आगे बढ़ाए और खुशबू की शॉप में घुसते हुए अंकल से कहा, जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब उस मिडिल एज्ड आदमी ने अपने सामने जानवी को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और उसने तुरंत ही जानवी को ग्रीट करते हुए कहा। हालांकि उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो मुस्कान असली नहीं थी। उस इंसान के दिल पर अभी कितना प्रेशर है वो इस झूठी मुस्कान से साफ पता चल रहा था। अंकल, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ जिससे आपकी थोड़ी मदद कर सकूं, तुरंत ही जानवी ने जवाब देते हुए कहा। जानवी, तुम तो देख ही रही हो कि हमारा तो सब कुछ जल चुका है, अब तुम मेरी क्या ही मदद करोगी? मिडिल एज्ड आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उसी समय वो औरत जो ठीक उस आदमी के पीछे थी, उसने उस आदमी को घूरते हुए कड़क अंदाज में जवाब दिया, अच्छा, ये बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुम अभी पैसा कमा रहे होते तो क्या मुझे तुम पर गुस्सा आता? क्या मैं सुसाइड करने की कोशिश करती? अगर तुम स्टेबल होते तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। अरे बेवकूफ औरत, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। मैं पैसा नहीं कमाना चाहता हूँ ऐसे बोल रही है जैसे मैं कभी पैसा कमाना ही नहीं चाहता। जब मैं कमा रहा था और मेरे पैसे से जब घर चल रहा था तब तो तुम्हारे मुंह से मेरे लिए एक भी अच्छा शब्द बाहर नहीं आया, और अगर आज मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है तो तुम सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। कैसी पागल औरत है ये? तुरंत ही उस मिडिल एज्ड आदमी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कहा। हालांकि जैसे ही उस आदमी के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही इस औरत के हाथ से जो भी सामान था उसने वो जमीन पर पटक दिया था और अपने ही पति की तरफ उंगली करते हुए बोली, तुम किसी काम के नहीं हो, यूजलेस इंसान। तुमने बस मुझे एक औरत से मां बनाया है, उसके अलावा तुमने और किया ही क्या है? अपनी बेटी को तो अच्छे कॉलेज में पढ़ा नहीं पाए, बड़े आए घर चलाने वाले। जब भी लैंडलॉर्ड आता है तो दुबक्के छुप क्यों जाते हो? मुझे आगे क्यों करते हो? अभी जब लेनदार लोग पैसे मांग रहे होते हैं तब भी तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं आता है। बस अपनी औरत को बुली करना और अपने आप को मर्द समझना, इसके अलावा तुम्हें और आता क्या है? जब जानवी ने देखा कि एक तरफ से आंटी शुरू है और दूसरी तरफ से अब अंकल फिर से शुरू होने वाले हैं तो तुरंत ही जानवी ने बीच में टोकते हुए कहा, अंकल, आंटी, प्लीज आप दोनों अभी झगड़ा मत कीजिए। अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि हम इस मेस को कैसे साफ करेंगे और उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकालेंगे। जानवी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। सबसे पहले तो ये मैटर हमारी फैमिली में हुआ है, तुम्हारी फैमिली में नहीं। और दूसरी बात, हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है जितना कि तुम्हारी फैमिली के पास है। अब हमारा तो सब कुछ जल गया है, सारा सामान भी बर्बाद हो गया है। हमें हमारा जीवन फिर से शुरू करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा। कौन देगा हमें पैसा? मेरी तो नौकरी भी चली गई है, खुशबू जॉबलेस है, ना तो हम बैंक से लोन ले सकते हैं और ना ही हमारे पास कोई सेविंग्स है। बस अब तो हमें ये घर किसी भी हाल में बेचना होगा और जमीन का जो भी पैसा मिलेगा उससे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी होगी। जैसे ही उस औरत के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही उस मिडिल एज्ड आदमी के चेहरे के हाव भाव अचानक से बदल गए थे। तुरंत ही उस आदमी ने अपना मुंह खोलते हुए कहा,
तुम इस घर को नहीं बेच सकती, ये मेरे एंसेस्टर्स की निशानी है। अगर हमने ये घर बेच दिया तो फिर मेरे एंसेस्टर्स कहाँ रहेंगे? ये घर उनका है, मैं इस घर को कभी नहीं बेचने दूंगा। जब उस मिडिल एज्ड आदमी को ये पता चला कि उसकी बीवी उसके एंसेस्टर्स के घर को बेचना चाहती है, तो तुरंत ही उस आदमी ने इंटरप्ट करते हुए उसकी बीवी के ख्याली पुलाव को बुरी तरह जला दिया था। लेकिन शायद उसकी बीवी को पहले से ही अंदाजा था कि जब बात घर की आएगी तब खुशबू के पापा चुप नहीं बैठेंगे। तुरंत ही उस औरत ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, क्या बात है खुशबू के पापा, ऐसे तो तुम्हारा मुंह कभी खुलता नहीं है और जब बात इस घर की आती है तो तुम चिल्लाना शुरू कर देते हो। इस घर में तुम्हें रहते हुए कितने साल हो गए? क्या तुमने कभी तुम्हारी बीवी और बच्ची के लिए नया घर लेने का सोचा? तुम्हें ये पुराना घर क्यों चाहिए? और रही तुम्हारे एंसेस्टर्स की बात, तो वो भी तो तुम्हें देखकर हंस रहे होंगे कि ये आदमी अभी भी हमारे घर में पड़ा है। जब उस औरत ने बोलना शुरू किया तो उसने कोई मर्जी नहीं दिखाई। उसने तो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन की भी कदर नहीं की थी। जब उसके मुंह से वो शब्द बाहर आ रहे थे तो उसके शरीर के हाव भाव और उसके एक्सप्रेशंस अपने पति के टुवर्ड्स नफरत की भावना साफ तौर से दर्शा रहे थे। दरअसल ये औरत अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी थी। पहले अपने पेरेंट्स को झेला और अब उसे अपने पति के साथ झेलना पड़ रहा था। जवानी के समय ये औरत भला की खूबसूरत थी। हर कोई लड़का उसका दीवाना था और उस औरत को पता था कि अच्छे अच्छे लड़के एक दिन उसका हाथ मांगने आएंगे। खुशबू की माँ का सपना था कि वो किसी अमीर घर में जाएगी जहां खूब सारा पैसा होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी किसी अमीर लड़के से नहीं बल्कि एक सच्चे और ईमानदार लड़के से कर दी। बस उस दिन से लेकर आज तक खुशबू की माँ अपने माँ बाप को कोसती आ रही थी और आज जब उनके पास रहने के लिए छत भी नहीं बची तो खुशबू के पापा का नंबर भी कोसने की लिस्ट में आ गया था। उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर उनकी बेटी ने किसी अमीर घर में शादी की तो उसका पति उसे ठीक से नहीं रखेगा और आए दिन किसी नई लड़की को घर लाता रहेगा या फिर दूसरी शादी कर लेगा। इसीलिए उनके हिसाब से एक सच्चा और ईमानदार इंसान ही उनकी बेटी को जिंदगी भर खुश रख सकता था। सबसे जरूरी बात, जब खुशबू के पिता जवान थे तभी से उन्हें बेकरी का शौक था। उनके पिता भी एक छोटी सी बेकरी चलाते थे। उस समय लोगों को लगता था कि खुशबू के पिता एक दिन उस छोटी सी बेकरी को बड़ी सी बेकरी में कन्वर्ट कर देंगे। ये भी एक सबसे बड़ा कारण था कि खुशबू की माँ के पेरेंट्स ने उसकी शादी खुशबू के पापा से करवाई। क्या खुशबू की माँ विराज को पहचान पाएगी? अगर नहीं तो क्या खुशबू बीच में आकर कांड करने वाली थी? अगर विराज को पहचान भी लिया तो विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? जब उन्हें पता चलेगा कि विराज उनकी हेल्प कर रहा है तब उनका कैसा रिएक्शन होगा? क्या खुशबू के पेरेंट्स विराज से मदद लेंगे या फिर यहाँ कुछ और ही कांड होने वाला था? सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।